नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग टाइम। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी जो हिंदी के प्रैक्टिस होंगे ना पुलिस के लिए वो आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए कि धीरे धीरे का समास क्या होता है। तो आपसे पहला प्रश्न है कि धीरे धीरे का समास क्या होता है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आप लोग क्या करेंगे कि जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप कमेंट करते जाइएगा नंबर 1 नंबर 2। तो उस तरीके से क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होती चलेगी। तो धीरे धीरे का समास क्या है साथियों? अव्ययी भाव समास है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आंख न दीदा काड़े कसीदा, आंख न दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना या साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न होने पर भी काम करने की सेखी मारना। मतलब यहां पर आप समझ रहे हैं कि आंख न दीदा मतलब किसी को आंख का दीदार नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो उसका कसीदा पढ़ दे रहा है। तो वो है कि योग्यता न होने पर भी साथियों काम करने वाली सेखी मारना। जैसे अभी आप क्या देखते हैं कि भैया जिसका खुद का बिजनेस नहीं है वो MBA कोचिंग क्लासेस चला रहा है। मतलब जो खुद फ्रस्ट्रेटेड है वो साथियों मोटिवेट करने पर लगा हुआ है। तो वो वाली फीलिंग है यहां पर कि आंख न दीदा काड़े कसीदा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर अलंकार दिए हुए हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष और रूपक। तो इसका सही जवाब होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर जो अलंकार है वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। चलते हैं तेजी के साथ, पेपर कंप्लीट करेंगे। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं कि वागेश्वरी हम किसे कहते हैं? शारदा मां को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये पंक्ति दी हुई है, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो यहां पे क्या हो सकता है कि लगाओ, यहां पे क्या हो सकता है भाई? बिना हिंसा विरोध के ही भारतीय शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए हैं। यह वाक्य आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्या बोला? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? या फिर हम इसे ले सकते हैं कि शुरू से ही मतलब पहला वाला हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसा के भारतीय सहते चले आए हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। जिनका नहीं हुआ है देख लीजिएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आपका? में अलंकार कौन सा है? तो एक ही शब्द की जब बार बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम अयमक अलंकार कह देते हैं। यहां पर 3 बेर और 3 बेर, यहां पर यह है 3 टाइम्स और यहां पर 3 बेर जो फल होता है उससे अर्थ है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय जो स्थायी भाव होता है वो किस में होता है? जब हम भाई किसी चीज को अद्भुत मान लेते हैं या बहुत ही अलग मान लेते हैं, ठीक है, जो हमको चौंका देती है, तो विस्मय का स्थायी भाव अद्भुत हो जाता है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो यहां पे क्या होगा भाई? यद्यपि और तथापि इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और इनका प्रयोग क्या हो रहा है कि 2 वाक्यों को ये अलग अलग तरीके से जोड़ रहा है। लेकिन यहां पे एक ही व्यक्ति को बताने का प्रयास किया जा रहा है। अगर 2 वाक्य अलग अलग होते तो वो संयुक्त में चला जाता, लेकिन एक ही व्यक्ति को अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो वो क्या होगा? वो होगा अनुपम। अनुपम, जैसे अभी अयोध्या मंदिर बन रहा है तो वो बताया जा रहा है कि जो मंदिर बन करके तैयार होगा उसके बराबर कोई और मंदिर नहीं होगा। तो देखते हैं
मंदिर कैसा तैयार होता है 22 तारीख को? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। चलते हैं तेजी के साथ ऊपर की ओर और क्वेश्चन करते हैं। चरण कमल बंदौ रगराई में अलंकार बताइए। तो प्रश्न नंबर 11, चरण कमल बंदौ रगराई मतलब हम यहां पे किसी के रूप की चर्चा कर रहे हैं, तो वो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? तो वो होता है सबसे निराला। क्या होगा भैया? सबसे निराला। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किसे कहा जाता है? राधा को, सीता को, सत्यभामा को या द्रौपदी को? तो यहाँ पे 13 प्रश्न नंबर है। तो यहाँ पर है कि मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल से सही हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो वो है आपका प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। जो अतः शब्द दिया है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? अतः शब्द का समानार्थी परिणामतः होगा। परिणामतः। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो यहां पर आप जानते हैं कि ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पे पर अपादान अलग होने के संबंध में। ठीक है। संबंध है, संबंध में क्या रहता है? संबंध में पे पर। ठीक है। और संबोधन में हे भो अरे। विचार में एक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए विचार में विचारिक नहीं बनता है। जब विचार शब्द में एक प्रत्यय लगता है तो वैचारिक बन जाता है। क्या बनता है? वैचारिक। ठीक है। जितने भी प्रश्न आपके सही हों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर हो रही है बात कि हमने इतने प्रश्न सही किए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें एक भाई हैं। मेरी 5 बहनें एक भाई हैं। एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो आप यहां पर बताइए शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 18 शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। ठीक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। जो बुढ़ापा शब्द है इसकी आपको संज्ञा बतानी है। क्या ये जाति सूचक है, भाव सूचक है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? तो आप जानते हो कि जो बुढ़ापा शब्द है वो किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, वो एक भाव को दर्शा रहा है। ठीक है। किसको? वो एक प्रकार से भाव को दर्शा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ आपको बताना है। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे मछली की तरह गोल आंखों वाली। मछली की तरह गोल आंखों वाली। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? आपत्ति, निर्धनता, आफत और विपत्ति। तो संपन्नता का जो विलोम शब्द होगा, भाई कोई व्यक्ति संपन्न है और कोई व्यक्ति क्या है? निर्धन है। ठीक। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है? देखिए अज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो क्या होगा बताइए? अज्ञ होगा, भिज्ञ होगा, मूर्ख होगा या अनभिज्ञ होगा? तो यहां पर जो प्रश्न नंबर 22 है वो होता है भिज्ञ। भिज्ञ मतलब क्या है? जानने वाला। ठीक है। जानने वाला है तो मतलब वो ज्ञानी हो जाएगा। तो फिर अज्ञानी का पर्याय क्या नहीं है? भिज्ञ नहीं है। जैसा काम वैसा दाम। जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम। तो यहां पर ये विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है या अव्यय है? तो प्रश्न नंबर 23 यहां पर सही जवाब होता है ए ऑप्शन। क्या होता है भैया? ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है, विशेषण हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त है? लुटेरा, लूटना। ठीक है। और एरा। तो यहां पर जो आपका प्रत्यय होगा प्रश्न नंबर 24 में वो एरा हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। चलिएगा जल्दी से कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत है उपसर्ग है? तो वो आप जानते हो। वहां पर जब हम उपसर्ग की बात करते हैं संस्कृत में तो 22 उपसर्ग हैं कि प्रपरा परि प्रति अधि अवियति अपि निर्देश निर्निस। तो निस जो है वो आपका ये वाला हो जाता है। ठीक है।
निर्निस, दुर्दुस, निर्निस, विषम, आनी, अनुभव, सूत, उपप, उप अप। ठीक है, तो इस प्रकार से 22 उपसर्ग हो जाते हैं। अब देखो ये वाला उपसर्ग तो होता है, उपसर्ग तो यही है, लेकिन हिंदी में इसको इस तरीके से प्रयुक्त नहीं करते, इसको हिंदी में ये वाला प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन संस्कृत में यही होता है, जो नी के बाद विसर्ग लाता है उसको हम सा बना लेते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाले शब्द समूह हेतु एक शब्द है? मतलब देखो पीछे चलने वाला होता है किसी का अनुगामी। क्या होता है? अनुगामी। तो अनुगामी जो व्यक्ति होता है वो अनुगत करता है, मतलब हमेशा पीछे चलता है। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम शब्द है? काटना। तो काटन का क्या होगा भाई? कटन होगा, कटित होगा, कट्टित होगा या कर्तन होगा? तो भैया सिंपल सी बात है, ये होता है कर्तन। क्या होता है? कर्तन। ऐसे ही चलते हैं आगे की ओर। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कट जाना मतलब क्या होता है? अगर हम किसी व्यक्ति से कटने लगते हैं, मतलब आंखें चुराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? आंखें चुराने लगते हैं। ठीक है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे। तो यहां पर जो अर्थ होता है वो है अलगाव की स्थिति। क्या होता है? अलगाव की स्थिति। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? वो आपका बहुब्रीहि समास है। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास संधि विच्छेद है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संधि विच्छेद साथियों है, सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे उतधन श्वास, उच्चधन, ये आपको लग रहा होगा यही वाला है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। यहां पर जो सही जवाब है वो आपका डी ऑप्शन है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फ आपका क्या है? मूल व्यंजन कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कर्मधारय समास है। नीला है गगन जो, मतलब वही है साथियों नील गगन। ठीक, ऐसे ही त्रिफला, ये आपका क्या है? ये आपका है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। ठीक है, गांव शहर, ये क्या है? गांव और शहर, तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। लेकिन यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाता है नील गगन। ऐसे ही निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी, कौमुदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चांदनी। क्या है? चांदनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं चीजें आपको पसंद आ रही होंगी। आप देखिए अब यहां पे क्या है? 35 और 36 का उत्तर दीजिए। अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं। सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो भौतिक साधनों से प्राप्त हो, सत्य से प्राप्त हो, साहित्य से प्राप्त हो या परमात्मा से प्राप्त हो। तो देखिए सुंदर आनंद प्राप्त होता है, वह अखंड है, और क्या कहा इन्होंने? अमर है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले कहा है कि सबसे ऊंचा आनंद कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई सबसे ऊंचा आनंद कहां से प्राप्त होता है। आनंद, सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बी ऑप्शन, इनके अनुसार बी ऑप्शन हो रहा है, लेकिन जो इन्होंने दिया हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, तो वहीं आनंद उत्पन्न करना, ठीक है, सबसे ऊंचा आनंद, वहीं आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। और भी देख लेते हैं, यहां पे क्या कहा है? सबसे ऊंचा आनंद वह होता है। कौन सा दिया है इन्होंने? तो ऊपर शायद आनंद की और भी बात हुई होगी, इसीलिए देख लेते हैं। साहित्य का जीवन आधार, साहित्य का आधार जीवन है, बिल्कुल सही है। जीवन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहां पे देखिए साहित्य का जीवन आधार जीवन है, और उसी पर यह पूरा उद्देश्य हुआ है। जीवन उद्देश्य ही आनंद है, मतलब साहित्य का ही। साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है, हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर जो सही जवाब होता है वो साहित्य से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे सही होगा। सच्चा आनंद किससे मिलता है? देखिए जब सच्चा आनंद की बात हुई कि सच्चा आनंद किससे मिलता है, तो यहां पर लिखा हुआ था अभी कि सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। तो यहां पर आपका ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला नहीं था। सबसे ऊंचा आनंद किस में है? साहित्य में है। और सच्चा आनंद कहां से मिलता है आपको? भैया ये मिलता है सुंदर और सत्य से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है।
तो आप देखिए, अब आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीके भी आपको आना चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से तैयार होकर पेपर में जाएं, बढ़िया छाप के आएं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते साथियों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टका इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पहले साथियों पुर्तगाली आए। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस सिख ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? आपको बताना है कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। तो वो है गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? चंपारण में हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनका रिवीजन भी जरूरी हो जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जिस प्रकार का लोकतंत्र है वो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो संसद होती है वो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो लोकसभा में बैठक आयोजित करने के लिए कितने लोग उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा। जैसे मान लीजिए 513 है, तो इसमें से 52 लोग भी, मतलब मान के चलिए कि 55 लोग से ऊपर हैं, ठीक है, तो फिर साथियों वो बैठक हो सकती है लोकसभा में। ऐसा है, ठीक है। ये कोई मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, मैं आपको एक अमूमन फिगर बता रहा हूं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकें। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? आपको बताना है कि भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। देखिए, जब भारत का हम ऐसे करके मैप देखते हैं तो एक रेखा ऐसे निकलती है, और वो रेखा कौन सी होती है? मकर रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, या प्रमुख भूमध्य रेखा होती है? बताइए, इनमें से कौन सी रेखा है जो गुजरती है? ठीक है, तो वो है आपकी कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसी की चर्चा हो रही है। भारत में कितने राज्य हैं? अब आपसे ये प्रश्न अमूमन पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने हैं, तो 28, 29 आप लोग कमेंट करिएगा कि अब करंट समय पर कितने हैं। ठीक है, बताएंगे आप लोग, सभी लोग कमेंट करिएगा कि भारत में कितने राज्य हैं। में से बहुत सारे साथियों ने 29 दिया हुआ है उत्तर। भैया अपडेटेड हो जाओ, 28 हो गए हैं, फिर से राज्यों की संख्या 28 हो गई है। अगर आप बात करते हैं 29 की, तो ये साथियों 2019 में जो जम्मू कश्मीर को फिर से हटा दिया गया है। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 तक जो राज्यों की संख्या थी वो 29 थी, लेकिन फिर साथियों जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? उसी में डाल दिया गया, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश थे उन्हीं में उसको डाल दिया गया। क्लियर हो गई। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपका मेघालय जगह है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया था, इसका अर्थ क्या है? भारत इंटरफेस फॉर कैशलेस पेमेंट, भारत इंटरफेस फॉर रूपी, भारत ऊपर क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम जो जारी किया गया था,
इसका सीधा सा तात्पर्य साथियों भारत इंटरफेस फॉर मनी था। ठीक है, क्या था? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत में कर्मचारियों हेतु तो महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है। तो आपको बताना है कि यह आधार क्या है। तो यह आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्लियर हो गई? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1939 में, 1949 में, 1959 में और 1969 में। तो यहां पर इसका सही जवाब होता है 1949 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहां पर भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो भाई जो आवाज होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी से बाहर रहता है। तो आपको बताना है कि जो बर्फ जब हम लोग तैराने का प्रयास करते हैं पानी पर, उसका कितना हिस्सा बाहर रहता है? तो भैया सिंपल सी बात है, 0.1 हिस्सा पानी से बाहर रहता है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान समान होता है। जो आप जानते हैं एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो न्यूट्रॉन के बराबर होती है। चलते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को यहां पर जो कहा जाता है वो माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे कवर किए रहेंगे। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। निम्नलिखित में से किसकी माप के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो वह हो जाता है बी ऑप्शन, विटामिन के कारण साथियों रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो जब आप क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? जावा को ओरेकल ने विकसित किया था। चलते हैं आगे। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित कीजिए। भाई द्विपदी मतलब क्या होता है? बाइनरी नंबर। ठीक है, और इसकी आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताना चाहूं तो बता सकता हूं, समस्या वो नहीं है, लेकिन समस्या ये आ जाएगी कि कैसे किया। देखो 101 है, 101 को हम यहां रखेंगे, 2 से डिवाइड करना है। देखते जाइएगा, तो 2 से अगर हम करेंगे तो यहां पे 50 आ जाएगा और जो 1 बचेगा उसे हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे यहां से 2 से डिवाइड, तो फिर ये आपका 25 बचा। तो अब शेष तो कुछ है ही नहीं, तो वो आपका 0 हो जाएगा। फिर आप इसे 2 से फिर करोगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख लोगे, फिर आप करोगे। ठीक है, तो देखते चलो कैसे कैसे करते हैं। ये आपका हो गया और फिर आप इसे 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। ठीक, अब आप करेंगे 2 एकम 2। जब आप इसे कर रहे हैं 2 एकम तो 1 तो हासिल बच गया और 1 आपका यहाँ पे रह गया। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? 2 3 सॉरी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है? अभी देख लीजिएगा, गड़बड़ हो रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, किस किस को समझ में आ रहा है? अभी देखो हमने यहां पे लिया, यहां से हम लोगों ने लिया था, समझिएगा। यहां पे 1 बचा था, फिर ये आपका आपने 25 तो ये 0 हो गया। ठीक है, और यहां पे ये 12 तो ये 1 बच गया। 2 छक्के 12 बिल्कुल सही है। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कैरी कितना बचा? 1 बचा, 1 ही बचा ना। अब यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्योंकि ये तो हमारा 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 कैरी बच गया, इसका वाला कैरी बच गया ना। ठीक है भाई, ये देखो 2 छक्के 12, तो यहाँ पे ये हमने शेष वन लिख लिया। 2 3 6, इसका 0 ये आ गया। 2 एकम 2 तो 1 यहाँ पे। अब इसको इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आप जैसे ही इसको लिखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सही सही। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर कि इकोलॉजी की रचना किसने की थी? इकोलॉजी की जब रचना के बारे में बात आ जाए तो अर्नेस्ट हैकल का नाम लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? तो आपको बताना है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहां पर है? मिजोरम में।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अभियान था? मतलब वो भी कौन सा, अंतर्ग्रही, ठीक है, अंतर्ग्रही अभियान कौन सा था? तो वो था आपका मंगलयान मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई? आप जानते हैं कि इनमें से जो नहीं लिखी गई है वो है आपकी सी, जिसका नाम है गाइड। डांडिया डैश का लोकप्रिय नृत्य है। मतलब आपको बताना है कि ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम है वो है सीवी रमन। क्या है? सीवी रमन। ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर सेशन खत्म कर दूंगा, क्योंकि फिर मैथ शुरू हो जाएगा, वो अपना पार्ट नहीं है। यहाँ पर है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का जिलाधिकारी। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो जब झूठ पकड़ने की कोशिश की जाती है तो ये सभी टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। ऐसे ही चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है? तो चरकुला जो लोक नृत्य है वो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आज के सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। रात्रि 10 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू टू ऑल।